सो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स और बायो इनोकुलेंट्स के बारे में। डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि बायो फर्टिलाइजर्स और बायो इनोकुलेंट्स क्या होते हैं। तो बायो मीन्स कुछ भी क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्टिलाइजर जो कि एक लिमिटेड अमाउंट्स में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। और बायो इनोकुलेंट्स क्या हुआ, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और इनोकुलेंट्स मीन्स वैसे पदार्थ या वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी पदार्थ को इनोकुलेट करते हो। ठीक है, उनका जो पहला मैकेनिज्म ट्रिगर करने का होता है वो इनोकुलेशन का ही होता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी पदार्थ को ट्रिगर करते हैं उसे इनोकुलेंट्स बोल सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और बायो इनोकुलेंट्स क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा बायो फर्टिलाइजर्स बहुत सारे, जैसे ये हो गया, ये एजोला है। ये सारे जो प्रोडक्शन आप यूनिट देख रहे हो ये एजोला का प्रोडक्शन यूनिट है। इसको प्रोवाइड किया जाएगा पैडी के फील्ड में, जिससे पैडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। तो बायो फर्टिलाइजर्स वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि किसी पदार्थ को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और बायो वैसे माइक्रोब्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी पदार्थ पे रहते हैं और उसको कंज्यूम करने के बाद वो किसी दूसरे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और किसी दूसरे विटामिन को रिलीज करते हैं। और वो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट के द्वारा अपटेक किया जाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। और जिससे कुछ विटामिन और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी प्लांट्स में होती है वो डेफिशिएंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इस बायो फर्टिलाइजर्स के द्वारा मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंस दैट कंटेन्स माइक्रोब्स which helps in promoting the growth of plants and trees by increasing the supply of essential nutrients to the plants। तो essential nutrients कौन हो गए? तो हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो आइडियल न्यूट्रिएंट जो सॉइल का कंडीशन होता है वो होता है 4:2:1। लेकिन जो हमारी इंडियन सॉइल है उसकी रेशियो है 6.5:2.5:1। ये जो एनपीके का रेशियो है, तो आइडियल जो रेशियो है वो है 4:2:1 मीन्स 4:1। लेकिन हमारी जो इंडियन सॉइल है उसकी जो रेशियो है वो है 6.5, 2.5 और 1। तो हम पोटेशियम में तो सफिशियंट है, लेकिन हम नाइट्रोजन और फास्फोरस में सफिशियंट नहीं है। ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसेंशियल एलिमेंट्स कौन हो गए? तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो हो गए। सो आर्नोल्ड्स ने एक क्राइटेरिया दिया था, इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें उन्होंने कुछ वर्ड्स बोले थे, जैसे कि कोई ऐसा प्लांट वो उस इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंट के कारण वो अपना मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला वो था अपना मैकेनिज्म प्रमोट नहीं कर पाएगा। दूसरा ये था कि उस जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उसका एक प्राइमरी रोल होना चाहिए उस प्लांट्स में, ताकि उसके डिफिशियंसी के कारण कोई दूसरा उसको रिप्लेस ना कर सके। ठीक है, जैसे कार्बन का जो काम है वो सिर्फ कार्बन ही कर पाए, हाइड्रोजन नहीं कर पाए या कोई नाइट्रोजन नहीं कर पाए। तो वो जो एलिमेंट्स है वो किसी दूसरे के द्वारा क्या होना चाहिए, रिप्लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज थे। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या हो गए? तो जनरली दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हो गए वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गए। तो ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, तो बेसिक एलिमेंट्स है, वो होना ही चाहिए। उसके बावजूद हमारे पास क्या होना चाहिए?
नाइट्रोजन होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए। तो इंडियन सॉइल जो है वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंस है, इसीलिए हमें बहुत सारी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ती है सॉइल में। हम दूसरी कंपनियों से या फॉरेन कंट्री से हम एमोनिया लिक्विड मंगाते हैं, ठीक है, जिससे नाइट्रोजन का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए। इसके बावजूद भी मैंगनीज है, कैल्शियम है, जिंक है और भी सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका एक अलग अलग रोल होता है प्लांट्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सो बायोफर्टिलाइजर्स इट कंप्राइजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड माइकोराइजल फंगाई। माइकोराइजल फंगाई हम डिस्कस करेंगे माइकोराइजा क्या होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया से आप जाने जाते होंगे, और बैक्टीरिया। So the next is mycorrhizal fungi preferentially withdraw minerals from organic matter for the plant, whereas cyanobacteria are characterized by the property of nitrogen fixation, ठीक है। So यहाँ ये कह रहा है, so यह जो माइकोराइजा होता है वो क्या करता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उसको विथड्रॉ करता है किसी डेड और डिकम्पोज मटेरियल से, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच कन्वर्टिंग द डाइनाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। सो फॉर इंस्टेंस सम बैक्टीरिया कन्वर्ट इनसोल्यूबल फॉर्म्स ऑफ सॉइल फास्फोरस इनटू सोल्यूबल फॉर्म्स। एज अ रिजल्ट फास्फोरस विल बी अवेलेबल फॉर प्लांट्स। सो कि हम जानते हैं कि जो फास्फोरस होता है वो जनरली इनसोल्यूबल फॉर्म में सॉइल में होता है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम बात करेंगे फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, फास्फोरस को इनसोल्यूबल से सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो प्लांट्स क्या होता है, आयन के फॉर्म में उस एलिमेंट्स को अपटेक करता है, जिसको फॉस्फेट आयन हम लोग बोलते हैं, उसके फॉर्म में लेके वो अपना एसिमिलेट कर पाता है और वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में उपयोग होता है। So the microorganisms in biofertilizers restore the soil natural nutrient cycle and build soil organic matter. Through the use of biofertilizers, healthy plants can be grown while enhancing the sustainability and the health of the soil. So biofertilizers के यूज से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को एक हेल्दी इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं। जबकि हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसके साथ क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरिया का इंकॉर्पोरेशन करते हैं और अगर रेनफॉल हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो लीच हो जाता है और वो दूसरे खेतों में चला जाता है, ठीक है। तो लेकिन बायो फर्टिलाइजर्स में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। बायो फर्टिलाइजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और उसको प्लांट्स इजिली अपटेक कर पाता है। इस तरह हम सॉइल डिग्रेडेशन को भी रोक पाएंगे। जब भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को इंकॉर्पोरेट करते हैं उससे क्या होता है कि सॉइल की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, वो घटते जाती है दिन पे दिन। अगर इस बार हम 5 kg यूरिया का यूज किए, ठीक है, अगर कोई खेत है अगर कोई खेत है 30 मीटर स्क्वायर का, अगर उसमें 5 kg एग्जाम्पल के तौर पर अगर 5 kg हम यूज किए 2019 में, तो अगले साल उसको कम से कम 6 या 7 kg चाहिए होगा और उसके अगले साल उसको 8 to 9 kg चाहिए होगा। अगर आप हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो फिर वो प्लांट्स जनरली ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस तरह सॉइल की एबिलिटी भी घटती जाती है, ठीक है, और सॉइल डिग्रेड भी होते जाता है। लेकिन बायो फर्टिलाइजर्स के यूज से हम क्या करते हैं, सॉइल को एक हेल्दी इन्वायरमेंट और हेल्दी बायोम क्रिएट कर सकते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स बट दे आर नॉट येट एबल टू रिप्लेस देयर यूज, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर सकेंगे, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों, बट दे आर नॉट एबल टू रिप्लेस देयर यूज। बायो फर्टिलाइजर्स के कंडीशन है कि वो यूज तो कर सकते हैं लेकिन उसके जगह को आप रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। सो सिंस दे प्ले सेवरल रोल्स एंड प्रीफर्ड साइंटिफिक टर्म फॉर सच बेनिफिशियल बैक्टीरिया इज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, that is PGPAR. So types of biofertilizers. So the first one is
symbiotic nitrogen fixing bacteria. So in symbiotic nitrogen fixing bacteria, there is a one example we can take, that is Rhizobium is one of the vital symbiotic nitrogen fixing bacteria. Here bacteria seeks shelter and obtain food from plants. In return they help by providing fixed nitrogen to the plants. So इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट्स के पास रहते हैं, उसके रूट्स में होते हैं। इससे क्या होता है कि उसको शेल्टर और फूड मिल जाता है, और बैक्टीरिया इसके बदले में क्या देता है, वो उसको नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट्स को देता है। तो इस म्यूचुअलिज्म को बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट्स, और दोनों बेनिफिट्स सीख कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया सिम्बायोसिस। देन सेकंड इज लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। Like Azoospermillum is a nitrogen fixing bacteria that live around the roots of higher plants but do not develop an intimate relationship with plants. That is often termed as rhizosphere associations. As this bacteria collects plant exudate and the same is used as a food by them. This process is termed as associative mutualism. The next one is symbiotic nitrogen fixing cyanobacteria. That is blue-green algae commonly known as. So blue-green algae or cyanobacteria from the symbiotic association with several plants. Liverworts, cycads, roots, ferns, lichens are some of the nitrogen fixing bacteria. Anabaena nostoc is found at the leaf cavities of the fern. It is responsible for nitrogen fixation. The fern plants decay and release the same for utilization of the rice plants. Azolla pinnate is a fern that resides in rice fields, but they do not regulate the growth of the plants. So these are the mechanism of symbiotic nitrogen fixing cyanobacteria. Then the next one is free living nitrogen fixing bacteria. So free living nitrogen bacteria are free living soil bacteria which perform nitrogen fixation. They are saprotrophic anaerobes such as Clostridium beijerinckii, Azotobacter, and there are many other organisms of saprotrophic anaerobes. So here we discuss some important biofertilizers like Rhizobium. Rhizobium is a gram-negative bacteria. It has a rod shaft-like structure which forms nodules in legume plants and fixes nitrogen in them. Then most efficient biological nitrogen fixation bacteria, that is Rhizobium. It can fix up to 120-200 kg nitrogen per hectare per year, and maximum it can produce 600 kg. So it is mainly used for leguminous crops. Then we have Azolla. So these are the symbiotic association between a water fern and a blue-green algae, that is Anabaena azolla. Azolla is an aquatic plant. Here we can see this is the fern plants, and it is an aquatic plant, hence recommended for paddy. तुम जानते हैं कि पैडी में क्या चाहिए, सबसे ज्यादा वाटर चाहिए, और वो एक टाइप का क्या होता है, एक्वेटिक क्रॉप्स होता है। वो अगर सबसे ज्यादा वाटर सप्लाई किसी को चाहिए होता है क्रॉप्स को, तो पैडी को चाहिए होता है। और जो एजोला है वो भी क्या, पैडी के वो उसको भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट चाहिए। इसके कारण क्या होता है, वो ग्रो कर सकता है पैडी के फील्ड में, और ये आपको कम से कम 250 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये फिक्स करता है। एंड इट ऑल्सो फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड विच एड्स ए लॉट ऑफ बायोमास। देन वी हैव फ्रैंकिया। सो फ्रैंकिया इज अ symbiotic association between Actinomycetes, that is a group of fungi, that is Frankia, and roots of Gymnosperm. So forms root nodules of bigger size and fix nitrogen in them. So these are the characters of Frankia. It has a forms roots nodules of bigger size and fix nitrogen in them. Then we have Casuarina species and Pinus species, and it can fix around 220 to 300 kg nitrogen per hectare per year. Then let us discuss about the components of biofertilizers. So the first one is biocompost.
So what is biocompost? So it is one of the eco-friendly product composed of waste material released from sugar industry which are decomposed. It is magnified with human-friendly bacteria, fungi and various plants. आपको पता होगा कि शुगर केन जो होती है, जब शुगर केन इंडस्ट्री से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, जैसे मोलासेस रिलीज होते हैं, प्रेस मड रिलीज होते हैं, बागासे रिलीज होता है। तो जो प्रेस मड जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का बायो कंपोस्ट होता है, ठीक है, और शुगर इंडस्ट्री से वो रिलीज होता है। तो उसको हम लोग क्या बायो फर्टिलाइजर्स में यूज कर सकते हैं। देन वी हैव ट्राइकोकार्ड। इट इज एन इको फ्रेंडली एंड नॉन पैथोजेनिक प्रोडक्ट यूज इन ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स as well as in horticultural and ornamental plants such as paddy, apple, sugarcane, brinjal, corn, cotton, vegetables, citrus and a lots of horticultural fruits. It acts as a productive destroyer and antagonistic hyperparasitic against acts of several borers, shoot borers, fruit borers, leaf borers, flower borers, flower eaters and other pathogens in the field. So you can see this is the trichocard which I have stipulated in this manner. Then we have the third component, that is Azotobacter. So Azotobacter protects the root from pathogens present in the soil and plays a crucial role in fixing the atmospheric nitrogen. Nitrogen is a very important nutrient for the plant and about 78% of the total atmosphere comprises of nitrogen. Then the fourth component of biofertilizer, that is phosphorus. So phosphorus is one of the essential nutrients for plants growth and development. तो हमने बताया था नाइट्रोजन है, phosphorus है और पोटेशियम होते हैं. So phosphate solubilizing microorganisms hydrolyze insoluble phosphorus compounds to the soluble form for uptake by plants. So many fungi and bacteria are used for the purpose such as Penicillium, Aspergillus, Bacillus, Pseudomonas and a lots of other bacteria and fungi. Then our fifth component, that is vermicompost. So vermi represents from worm. Example is earthworm and compost means dead and decay or waste residue of the plants or dungs of the animals. Then it is an eco-friendly organic fertilizer comprises of vitamins, hormones, organic carbon, sulfur, antibiotics that help to increase the quantity and quality of yield. Then vermicompost is one of the quick fixes to improve the fertility of the soil. So you can see this is the vermicompost where there are several earthworms is there. So what is the work of earthworm in the soil? So when the earthworm go inside the soil, it penetrates the soil and when they come up, so they come up, they go down and come up. So they generally cycling the nutrients. Okay, and if you have seen the heels of what you can see heels of earthworm, so that was very minute soil they have performed like this. So the soil is so friable that it will be so fine and it converted in so fine grained soil by the earthworm. So what is the importance of biofertilizers? So biofertilizers improve soil texture and yield of plants and they do not allow pathogens to flourish. Then they are eco-friendly and cost-effective. They are eco-friendly and cost-effective. In market we can take this as 8 rupees or 10 rupees per kg. Biofertilizers protect the environment from pollutants since they are natural fertilizers. They destroy many harmful substances present in the soil that can cause plant diseases. Biofertilizers are proved to be the effective even under semi-arid conditions. Then what is the application of biofertilizers? So during seedling root drip, this method is applicable to rice crops. The seedlings are planted in the bed of water for 8 to 10 hours. Then seed treatment.
The seeds are dipped in the mixture of nitrogen and phosphorus fertilizers, and these seeds are then dried and sown as soon as possible. During soil treatment, so the biofertilizers along with the compost fertilizers are mixed and kept for one night, and this mixture is then spread on the soil where the seeds have to be sown. Then another mode of applications. So during seed treatment, we mix 350 grams per hectare of biofertilizers. During soil application, we use 5 to 10 kg per hectare. During seedling dip, we use 1 to 2 kg per hectare. Then we can use by spraying, we can use during drip irrigations. And what are the formulations available of biofertilizer? That is, it is available in powder form, it is available in granular form, it is also available in liquid forms, and it can also available in tablet form, like capsules. Then what are the precautions we should take for biofertilizers? Then we should store in cool, dry and shade places. We should not be mixed with chemicals. Should be used for recommended crops. Use before expiry. And the CFU means CFU means colony forming unit. That is 5 into 10 to the power 7 per gram. So how many colonies is there? So in Petri plate, so if it is Petri plate, so we have colony like this. So we have many colonies. So this is one colony. This is the another colony. Like that we have 5 into 10 to the power 7 colony in 1 gram of biofertilizers. That is the powder. And in liquid we have 5 into 10 to the power 8 colony forming units in per ml of biofertilizers. And we can use after the 6 months of manufacture. For seed treatment, proper adhesives should be used. So during seed treatment we use some adhesive materials. Then there is another things like biofertilizers provide eco-friendly organic agro input biofertilizers such as Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum and blue-green algae have been used in a long time. Rhizobium inoculant is used for leguminous crops. Azotobacter can be used with like wheat, maize, mustard, cotton, potato and other vegetable crops. Azospirillum inoculations are recommended mainly for sorghum, millets, maize, sugarcane, wheat, and blue-green algae belonging to a general cyanobacteria genus Nostoc or Enabuna or Toliphothryx or Elusura fix atmospheric nitrogen and are used as inoculations for paddy crop grown both under upland and lowland conditions. Enabuna in association with water fern Azolla contributes nitrogen up to 60 kg per hectare per season and also enriches soils with organic matter. So this is the very important slides. So many of the questions are going to be asked from these slides. Then can we use, for example, they can ask questions, can we use azospirillum for paddy crops? So we can't. Okay. Then can we use Azolla for maize crops? So we can't use this. Then reasons behind little popularizations of biofertilizers in India. So despite the multiple advantages of biofertilizers in agricultural productions, several concerns at different levels, that is from production unit to farmers, fields are there for making it less popular in India. So these are the reasons behind little popularization of biofertilizers in India. Then based on crop area in India, the present requirement of biofertilizer is around 5,50,000 metric tons. And there is an ample potential to increase it to 50,000 to 60,000 tons by 2020. But the total production in our country is much less than requirement, which points out the inevitability of increasing biofertilizer productions. The successful introduction of biofertilizers in farmer fields is still limited to certain crops and locations, either because of environmental or biological factors, that is soil rhizobium plant relationship,
as biofertilizers are living microorganisms usually dies or lose their activity in case of temperature fluctuations. So these microorganisms are so sensitive. For example, we can't use azolla as a dry living organisms. So they have characteristics that they can grow only in aquatic regions. Then we have bioinoculants. So what is bioinoculants? So whatever the microorganisms we studied in previous slides, these all are called bioinoculants. So microbial inoculants are known as soil inoculants or bioinoculants are agricultural amendments that use beneficial rhizospheric endophytic microbes to promote plant health. Many of the microbes involved form symbiotic relationship with the target crops where both parties benefits, that is mutualism, while microbial inoculants are applied to improve plant nutrition and they can also be used to promote plant growth by stimulating plant hormone productions. Research in these benefits of inoculants in agriculture extends beyond their capacity as biofertilizers. Microbial inoculants can induce systemic acquired resistance of crop species to several common crops diseases like powdery mildew, downy mildew. So these are the systemic acquired resistance which are generated by bioinoculants. Then we have bacterial inoculants and fungal inoculants. So in bacterial inoculants, we have rhizobacterial inoculants, what we have seen about the rhizobium. Then we have nitrogen fixing bacteria, what we have seen about cyanobacteria. Then we have phosphate solubilizing bacteria. To improve the phosphorus nutrition, the use of phosphate solubilizing bacteria such as Agrobacterium radiobacter, TSB are free-living bacteria that break down inorganic soil phosphates to simpler forms that enable uptake by plants which converts insoluble form to soluble forms which are readily available by the plants. Then we have fungal inoculants. So symbiotic relationship between fungi and plant roots is referred to as mycorrhiza association. This symbiotic relationship is present in nearly all land plants and give both the plants and fungi advantages to survival. The plant can give upwards 5 to 30% of its energy production to the fungi in exchange for increasing the root absorptive area with hyphae, which gives the plant access to nutrients it would otherwise not be able to attain. The two most common mycorrhiza are arbuscular mycorrhiza and ectomycorrhiza. Ectomycorrhiza associations are most commonly found in woody species and have less implications for agriculture systems. So this is the complete introductions and complete video about the biofertilizers and bioinoculants. So if you have any questions, write the comments.